Hello viewers, welcome to ICSE Board Class 10 Physics, episode 8.2. So far we have seen about electric potential, its units, as well as we have seen about how the electric potential is created, as well as we have talked about the quantity of charge, and we have seen that 1C is equal to 6.25 into 10 raised to 18 electrons. So we have seen up till that point. So far we are going to talk about electric current. So, what is electric current? The rate of flow of charge in an electric circuit is known as electric current. Now, कौन सा चार्ज क्या मूव हो सकता है, किस में मूव हो सकता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए. जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो वो पास करेगा कंडक्टर्स में से. तो क्या कंडक्टर्स पास करेगा इलेक्ट्रिक करंट को? क्योंकि कंडक्टर्स तो दो तरह के होते हैं, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर. गुड कंडक्टर जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आराम से पास हो सके, और बैड कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता. तो कंडक्टर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है. तो सॉलिड होगा तो क्या होगा, तो भाई सॉलिड होगा तो उसके अंदर एटम्स होंगे. एटम्स होंगे तो उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो मूवमेंट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स. पॉजिटिव चार्ज तो अपने जगह पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्रीली मूवेबल है किसके आजू बाजू, पॉजिटिव चार्ज के पास वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है एटम्स के अंदर. और अगर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के अंदर आयंस बनते हैं. अगर वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, या तो फिर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, ऐसा कह सकते हैं. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. उसका डी नोटेशन है आई. इफ क्यू इज द चार्ज इन कूलम्स विच फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर in time t seconds such that I is the current, then the rate of flow of charge is q upon t. So we can say that I is equal to q upon t, or you can say q is equal to I multiply by t. So here I is equal to q upon t. This t goes this side, so coulomb charge is equal to I multiply by t. And we have already seen about q. So what is q? Q is number of electrons. In the previous episode we have seen this part. An ammeter is used to measure the current in the circuit. So if I want to measure the current in the circuit, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एमीटर की ज़रूरत पड़ेगी. बिकॉज एमीटर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है सर्किट के अंदर. इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज. तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि अगर मुझे एमीटर दिया गया है तो एमीटर सर्किट के अंदर कैसे ज्वाइन करोगे, तो सीरीज़ में ज्वाइन करना है, यानी कि इस तरह से जॉइंट करते जाना है, बराबर. लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही एमीटर आएगा, दूसरा एमीटर नहीं आएगा. सो हियर वन सर्किट इज देयर, ओनली वन एमीटर इज देयर. सो एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट इन द सर्किट. इट इज कनेक्टेड इन द सीरीज इन द सर्किट विच इज पॉजिटिव टर्मिनल इज टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स ऑफ द करंट. तो करंट का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल होगा. यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है, एम्पियर. उसका डिनोटेशन कैसा है, सिंबल कैसा है, ए. डेफिनेशन, व्हेन 1 कूलम चार्ज. नाउ सी अगेन 1 कूलम चार्ज. इफ यू रिवाइज द प्रीवियस एपिसोड देन वी नो 1 कूलम चार्ज, वी नो दैट 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. तो यहाँ पर जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में से 1 सेकंड में, then the current flowing through the circuit is considered to be 1 ampere. So when 1 coulomb charge flows through the electric circuit, या तो फिर 6.25 into 10 raised to 18 electrons are flowing through the circuit in 1 second. 1 सेकंड में अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, या तो फिर 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट में से, तो उसे कहते हैं 1 एम्पियर. सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू व्हाट, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. So when 1 coulomb charge passes through the electric circuit in 1 second, then it is considered to be 1 ampere. The current flowing through the circuit is 1 ampere. Bigger units कौन से हैं, bigger units of a current? तो 1 किलो एम्पियर KA 10 raised to 3 यानी कि 1000 एम्पियर. 1 मेगा एम्पियर यानी कि 10 raised to 6 यानी कि 10 लाख एम्पियर. स्मॉलर यूनिट कौन सा है, 1 मिली एम्पियर. 10 raised to -3 एम्पियर इज इक्वल टू 0.001 एम्पियर. 1 माइक्रो एम्पियर दैट इज 10 raised to -6 एम्पियर इज इक्वल टू 0.000001 एम्पियर. तो ये सब 1 मार्क क्वेश्चंस में कवर हो जाते हैं. सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट.
Let us see the relationship between the current, number of electrons flowing through the electric circuit, and the time. So we are going to work it out with the relationship with the current, relationship with the number of electrons flowing through the circuit, and time. So we know I is equal to qt. Now what is the meaning of q? Q is the number of charges, that means number of electrons. So here n, q is equal to ne. Now replacing the value of q by ne, we get I is equal to ne upon t. So this is a relationship between the current, number of electrons flowing through the electric circuit, and the time. Now हाउ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सॉलिड्स. तो मैंने अभी बताया आपको कि भाई सॉलिड्स में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होगा. तो अगर आप सॉलिड्स देखोगे तो सॉलिड्स के पास क्या है, पॉजिटिव चार्जेस, और वो सब कहाँ पर है, न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस कैसा रहेगा, तो क्या फर्मली पैक्ड, क्लोजली हेल्ड बाय द इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस, देयरफॉर पॉजिटिव चार्जेस कैन नॉट ड्रिफ्ट. तो वो तो वहीं पे रहने वाले हैं, बराबर. पॉजिटिव चार्जेस के आसपास क्या घूमता रहेगा, नेगेटिव चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट हेल्ड फर्मली. Thus, when the potential difference, however small potential difference is applied, they start differing from the higher potential to lower potential. अगर उनको थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाता है. यानी कि वो मूव करता है, फ्लो करता है, कहाँ से कहाँ तक, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं, नहीं करते, वो कहाँ पर है, न्यूक्लियस में. कैसे हेल्ड करते हैं, तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस के हिसाब से वो लोग हेल्ड करके रहते हैं. सो दे आर होल्ड टुगेदर, दे आर हेल्ड बाय द इंटर एटॉमिक फोर्सेस, देयरफॉर दे कैन नॉट बी ड्रिफ्टेड. बट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द शेल्स. They are not inside, they are outside. They are outside, that means they are in the shells and they are not hold firmly, they are not held firmly. As a result of that one, they can be drifted even with a small potential from the higher potential to the lower potential. थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस भी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ड्रिफ्ट होना शुरू कर देंगे. द कंटिन्यूस ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द बॉडी ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंस्टिट्यूट द करंट. इसलिए वो करंट आराम से पास करने के लिए रेडी है. सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सॉलिड. लेट अस सी अबाउट द लिक्विड. लिक्विड में किस तरह से जाएगा, तो क्या भाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द लिक्विड्स, तो किस तरह से, तो कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते, लिक्विड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करते. हाउएवर व्हेन द नेगेटिवली चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इज प्लेस, जो मैंने पहले ही बताया था, आगे वाले स्लाइड में बताया था कि अगर हम पानी के अंदर या तो फिर लिक्विड के अंदर अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं, तो जो लिक्विड के अंदर जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, वो अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स के साथ में अट्रैक्ट होते हैं. यानी कि पॉजिटिव चार्ज आयन होगा वो कहाँ पे माइग्रेट करेगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. अगर नेगेटिवली चार्ज आयंस है तो किसके साथ मूव, किसकी ओर मूव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा. और इस मूवमेंट के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स जो मूव होते हैं, बराबर, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. So at the cathode, positively charged ions gains electron. At the anode, negatively charged ions gains electron. Thus, in a way, number of electrons are given by the cathode is equal to the number of electrons accepted by the anode. तो एक इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है. अगर इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर दिया. ये किसके बीच में हो रहा है, कैथोड और एनोड के बीच में. और कहाँ से मूव हो रहा है, लिक्विड के जरिए मूव हो रहा है. तो यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया. अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है तो फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द लिक्विड. नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या, अ कंटिन्यूस पाथ बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सोर्स ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी, अ सेल और अ बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंटिन्यूस पाथ होता है, इसके अंदर टर्मिनल्स आते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. यानी कि अगर बैटरी के अंदर मैंने वायर को ज्वाइन कर दिया पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ में, तो और बीच में स्विच लगा दी, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. लेकिन पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कि नहीं, तो हमें बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या ऐड करना है, एक बल्ब लगा दो, स्विच को ऑन करो, ऑफ करो. जब आप स्विच को ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट बल्ब के जरिए जाएगा, तो वो ग्लो होगा, तो पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. सर्किट अगर ओपन है तो स्विच ऑफ रहेगी, वो कनेक्टेड नहीं रहेगी. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट. अगर स्विच क्लोज है, बंद है,
यानी कि ऑन हो गई स्विच तो फिर सर्किट क्लोज सर्किट है, इलेक्ट्रिक करंट उसमें से अच्छी तरह से फ्लो होना शुरू कर देगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का मतलब, अगर इफ यू सी द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टेंस मीन्स ऑब्स्टेकल. अगर आप कहीं जा रहे हो और बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो वो आपके लिए वो क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया. अगर किसी को फर्स्ट फ्लोर पे जाना है और वो नीचे उतरने वाले लोग हैं उसके सामने की ओर जाना है, दैट मीन्स ही इज़ हैविंग अ रेजिस्टेंस टू गो टू फर्स्ट फ्लोर. क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ रहे हैं, वो बंदा ऊपर जा रहा है तो उसको रेजिस्टेंस आ रहा है, बराबर कि नहीं. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस. दैट इज द मीनिंग रिलेटेड टू ऑब्स्टेकल्स. इलेक्ट्रिक करंट जो जब फ्लो होता है तो यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, और वो ऑब्स्टेकल्स कौन से रिलेटेड है, वो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. वो फैक्टर्स हम बाद में स्टडी करेंगे. बट राइट नाउ यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. ऑल द मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये तो हमने देखा सॉलिड्स में, विच ड्रिफ्ट रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. वो तो कैसे भी किस तरह से भी कहीं पे भी मूव होने के लिए रेडी है. रैंडमली चल रहा है ये सब कैसा चल रहा है, इट इज़ गोइंग रैंडमली, इट इज़ नॉट इन अ परफेक्ट डायरेक्शन. लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, देन ऑल द नंबर ऑफ electrons which are randomly moving before now got the particular direction to move. Hence we can say thus there is a movement going on. Hence there is a movement going on in the metal, in the conductor. तो मेटल के अंदर भी हो रहा है मूवमेंट, या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कंडक्टर के अंदर भी मूवमेंट हो रहा है. जब ये मूवमेंट हो रहा है तो उनको डायरेक्शन मिल रही है. उससे पहले क्या था, उनको कहीं डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, वो तो रैंडमली इधर उधर घूम रहे थे. जब वो रैंडमली इधर उधर घूम रहे थे तो वो जो फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस होते हैं उसके साथ कोलाइड हो जाता है. तो सी द सेकंड पॉइंट, थस देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सम पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड हेंस नो करंट फ्लोज थ्रू द मेटल. समझ में आया. फिर से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब क्या, ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल कहाँ पे होता है, तो कि कंडक्टर में. कंडक्टर कौन सा कंडक्टर, तो कि गुड कंडक्टर. चलो एग्जांपल लेते हैं किसका, तो कि मेटल का. मेटल के अंदर क्या है, तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. कैसे है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर रैंडमली ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में घूम रहे हैं. अगर वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में घूम रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि उनके पास कोई दिशा नहीं है, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, उनके पास कहाँ जाना उनको पता नहीं है. इसलिए अगर आप देखोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं हो रहा. क्यों, क्योंकि सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं. समझ में आया. थस देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड हेंस नो करंट फ्लोज थ्रू द मेटल. द अबो मेंशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अभी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो इधर उधर घूम रहे हैं वो फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस है, उसके साथ टकरा जाएंगे. सो दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड विथ द फिक्स पॉजिटिव आयंस. यानी कि वो अंदर तो कोलाइड होते ही है, लेकिन साथ में जो फिक्स पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस तो मूव होने वाले नहीं है. मूव क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं. अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं और रैंडमली मूव हो रहे हैं तो वो कभी कभी नेगेटिव आयन के साथ टकरा जाते हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं वो, या तो फिर साथ में जो पॉजिटिव आयंस जो फिक्स पोजीशन में है उसके साथ भी वो टकरा जाते हैं. So that is what the collision is taking place between each other, or between, you can say, with each other, or between the negative ions and with the fixed positive ions जो अपनी जगह पे ऑलरेडी है उसके साथ भी टकरा गए, और फॉर्म ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज शोन इन द फिगर. आगे होगा क्या, अभी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है. ये तो क्या था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं, उसके पास पता नहीं है उस इलेक्ट्रॉन्स के पास कहाँ जाना है, कौन से दिशा में जाना है, उसको पता नहीं है. लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, दो एंड्स यानी कि एंड्स ऑफ द मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन को एक दिशा मिल जाती है कि कहाँ पे जाना है. इलेक्ट्रॉन्स को पता चल गया कि नेगेटिव में से जाके कहाँ जाना है, पॉजिटिव की ओर जाना है, नेगेटिव में से निकल के पॉजिटिव की ओर जाना है. सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड्स बिकॉज नाउ दे गॉट द डायरेक्शन. अभी वो टकराने के लिए रेडी नहीं रहेंगे जो पहले हो रहा था. द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग द कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल शोन इन द फिगर. ड्यूरिंग द डायरेक्शनल ड्रिफ्ट the electrons collide with each other as well as with the fixed oppositely charged ions.
लेकिन जितना उसके ऊपर जो यहाँ पे जो जितना टकरा रहे थे, दैट मीन्स ओवर हियर दे वर रैंडमली मूविंग एंड रैंडमली कोलाइडिंग विथ ईच अदर, बट इन दिस वन इट गॉट द डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन मिल गया। तो लेकिन वो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शनल ड्रिफ्ट कहलाएगा, और उस टाइम पे वो जो कोलाइड कर रहे हैं वो अपने पार्टनर के साथ, कौन सा पार्टनर, पॉजिटिव जो फिक्स्ड है वो ऑपोजिटली चार्ज कहते हैं, और साथ साथ में ईच अदर के साथ भी वो कोलाइड होने वाला है। दिस कोलिशंस विल गिव राइज टू अ सर्टन ऑपोजिशन और यू कैन से ऑब्स्ट्रक्शन। दिस इज कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। समझ में आया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब? ओके, लेट अस मूव ऑन टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। तो उसका नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से मेटल का बना हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्री है, कितने टाइटली बाउंडेड है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो कितना जल्दी मूव कर पाते हैं, कितना जल्दी ड्रिफ्ट कर पाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, द ऑपोजिशन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू अ पैसेज ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। उसका यूनिट कौन सा है? द यूनिट इज मेजर्ड इन ओम्स एंड द सिंबल इज this, what the symbol looks like. Symbol is this one. So this is the symbol of ohm. So you have to be very particular about using this symbol. The conductor is said to be the resistance of 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when it ends at the potential difference of 1 volt. यानी कि कंडक्टर इज सेड टू बी द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। यानी कि कंडक्टर को हम 1 ओम रेजिस्टेंस कब कहेंगे? जब उसके पास में से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और दोनों एंड्स के बीच में, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहने वाला है? 1 वोल्ट। तब हम कहेंगे कि भाई इस कंडक्टर के अंदर 1 ओम रेजिस्टेंस है। So let us see the bigger units of resistance. The bigger unit of resistance is 1 kilo ohm 10 raised to 3 ohms, 1 mega ohm 10 raised to 6 ohms, 1 giga ohm that is 10 raised to 9 ohms. तो ये था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को स्मूथली मूव करने नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन्स को टकराते हुए वो मूव करेगा, क्योंकि वो अपने पार्टनर के साथ, यानी कि जो पॉजिटिव आयंस है वो उसका पार्टनर, क्योंकि उसमें से वो निकलने वाले हैं, बराबर। क्योंकि पॉजिटिव आयंस और न्यूक्लियस वो सेंटर में है, उसके आजू बाजू क्या घूमेगा? उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, तो वो उसका एक पार्टनर हो गया। दूसरा एटम होगा तो उसका वो पार्टनर, तो पार्टनर के साथ भी टकराएगा, साथ साथ में अंदर भी टकराएंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज के साथ भी टकराएगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के चार्ज के साथ भी टकराएगा। उस टाइम पे जो ऑपोजिशन या तो ऑब्स्ट्रक्शन जो क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। लेट अस सी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट आनी, और कंडक्टेंस का मतलब अच्छी तरह से फ्लो होना। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ लेस और विदाउट रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस ऑपोजिट हो गया किसका? रेजिस्टेंस का। सो कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। सो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज 1 अपॉन ओम, और यू कैन से ओम इनवर्स, विच इज ऑल्सो considered as mho. This is mho, that is what the thing is, mho or Siemens, and the symbol is inverted ohm. So 1 ohm is equal to 1 ohm is equal to 1 upon mho, or you can say 1 mho is equal to 1 upon ohm. So both are inverse of each other. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस है उसका मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ लेस और विदाउट एनी रेजिस्टेंस। तो ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है क्या? क्योंकि ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि उस सब्सटेंस या तो कंडक्टर में से ज़ीरो रेजिस्टेंस हो सके। तो चेक किया, उन लोग ने बनाया, सुपर कंडक्टर्स कहते हैं उसे, बराबर। ऑल द कंडक्टर्स ऑफर सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। कोई भी कंडक्टर हो थोड़ा रेजिस्टेंस वो देगा ही, इलेक्ट्रिक करंट को अच्छी तरह से आसानी से पास नहीं करने देगा। एंड इन द प्रोसेस अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो उसका मतलब क्या हुआ? तो कोई भी कंडक्टर होगा करंट को आसानी से पास नहीं कर पाएगा, इसलिए करंट अच्छी तरह से पास नहीं होगा तो वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नाउ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। कभी कभी आपने देखा होगा मोबाइल चार्ज करने के लिए रख दिया, भूल गए, तो चार्जर गर्म हो जाता है, मोबाइल गर्म हो जाता है। क्यों?
क्योंकि अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है। जितना जितना भेजना था, जितना चार्ज करना था उतना चार्ज हो गया। अभी आगे तो फिर भी आपने इलेक्ट्रिक करंट को पास पैसेज चालू रखा है, पास करना चालू रखा है, तो क्या होगा, चार्जर एंड द मोबाइल विल बिकम hot. That means the electrical energy is converting, or you can say electrical energy is wasted in the form of heat energy. So यहाँ पर एच के ओमनिस उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उसने मर्क्यूरी को 4.2 डिग्री के ऊपर कूल कर दिया और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया। देन ही फाउंड द रिजल्ट्स वेर वेरी एस्टोनिशिंग। क्यों? क्योंकि आराम से मर्क्यूरी में से ज़ीरो रेजिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो गया। सो ही वॉज वेरी हैप्पी कि भाई उसने क्या डेवलप कर दिया, सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है कि कोई भी मेटल दो, उसको आप कूल कर दो। ज़रूरी नहीं है कोई भी मेटल हो, कुछ पर्टिकुलर टाइप के मेटल्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के एलॉयज़ होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके ज़ीरो रेजिस्टेंस करवा सकते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि मर्क्यूरी में से हम इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास करवा सकते हैं। और कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर? -269 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, या तो फिर 4.2 केल्विन के ऊपर। द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिकम्स जीरो। सी, द पर्टिकुलर टेम्परेचर विद द रेजिस्टेंस of a conductor becomes zero, it does not offer any resistance to the passage of electric current is called critical temperature. वो टेम्परेचर के ऊपर जहाँ पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है और वो आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास होने देता है, तो उसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। फिनोमिना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। और जो कंडक्टर हम बनाने के लिए यूज़ करते हैं उस कंडक्टर को कहते हैं सुपर कंडक्टर। तो यहाँ पर मर्क्यूरी सुपर कंडक्टर है। क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है उसका? -269 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सुपर कंडक्टिविटी। लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। इट डिडंट वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड्स। जब तक टेम्परेचर मेंटेन किया तब तक हो गया, लेकिन टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाया। देन मर्क्यूरी अगेन started showing its own characteristics. So it started showing the resistance. So they started working out with the other substances. So the resistance of some substances like mercury, lead, niobium, etc. decreases tremendously with the decrease in temperature and becomes almost zero at the nearly absolute zero. Such substances are called superconductors. तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है। कौन से एग्जाम्पल्स है जिसके अंदर सुपर कंडक्टर्स बना सकते हो? मर्क्यूरी, लेड, नियोबियम, एक्सेट्रा। The current persists for a very long time without any voltage across it. If a current setup is once in a superconductor, बराबर। अगर हम सुपर कंडक्टर बनाना चाहते हैं तो फिर वो करंट हमेशा के लिए या तो फिर लंबे समय तक वो पास करना चाहिए। जैसे कि मर्क्यूरी के अंदर बिलो 4.2 केल्विन, लेड के अंदर बिलो 7.25 केल्विन, नियोबियम के अंदर बिलो 9.2 केल्विन, तो वो सब सुपर कंडक्टर्स हैं। This was an exciting discovery as more than 20% of the electrical energy generated is wasted during transmission. This was exciting as more than 20% of the electrical energy generated is wasted during transmission. 20% ज़्यादा है, पहले उतना नहीं होता था। However, this invention has a drawback. That is not possible to maintain temperature at 4.2 Kelvin for mercury. इसमें उसका ड्रॉबैक भी है। 20% से ज़्यादा होता है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे 4.2 डिग्री केल्विन के ऊपर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। तो कार्ल मूलर एंड बेंड्रोस ने क्या बनाया? लैंथेनियम और बेरियम को मिक्स करके एक मटेरियल बनाया और उस मटेरियल को -238 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कूल कर दिया। तो क्या हो गया? लैंथेनियम एंड बेरियम बोथ बिकेम सुपर कंडक्टर। सो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सुपर कंडक्टर. Let us revise the meaning of superconductor, superconductivity and critical temperature. Superconductor means what? Superconductors are those substances which allows the passage of electric current without any resistance. That is known as superconductor. Phenomena for superconductor is known as superconductivity, and the temperature at which the substance start showing zero resistance is considered as a critical temperature. Which are the examples? Mercury at 4.2 Kelvin, niobium below 7.25 Kelvin, 9.2 Kelvin, and lead below 7.25 Kelvin. Once again, that was my mistake. Once again, mercury at what temperature it becomes
superconductor below 4.2 Kelvin. Niobium becomes superconductor below 9.2 Kelvin, and lead becomes superconductor below 7.25 Kelvin. So these are the examples of superconductor. So I hope you understood the whole topic related to electric current and resistance, conductance, as well as superconductor. We'll see the rest of the topic in the next session. Thank you very much, and thanks for your patience.